सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आज हम अर्थव्यवस्था के विषय पे चर्चा करेंगे। 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक जो कुछ भी घटित हुआ है पिछले एक सप्ताह में अर्थव्यवस्था से संबंधित, आज हम उसे ही कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के एक बार नजर डाल लेते हैं आज की विषय सूची पे, पढ़ाए जाने वाले विषय। देखो, पिछले एक सप्ताह में ज्यादा कुछ घटित नहीं हुआ है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, 2 ही चीजें हुई हैं, पर वो 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। अब वह 2 चीजें कौन सी हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है पिछले एक सप्ताह में, मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है और उसमें मौद्रिक नीति को तय किया गया है आने वाले कुछ महीनों के लिए। अब मौद्रिक नीति आप जानते हो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है और मौद्रिक नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मौद्रिक नीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पे चर्चा करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। ठीक है, तो मौद्रिक नीति की इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या बातें हुई, क्या बोला गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वो सब कुछ हम उस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम जो दूसरा विषय हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वह है कॉरपोरेशन आयकर नीति पे। देखिए, पिछले 2 साल पहले भारतीय सरकार ने कॉरपोरेशन आयकर में कटौती की थी, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है उसमें कटौती की थी। तो इसे हम रियायती कर दर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी जिसमें कॉरपोरेशन आयकर जो दर है उसमें कटौती की गई थी, वो जो व्यवस्था है उसकी वजह से कुछ सोचा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। ये जो नई व्यवस्था थी कॉरपोरेशन टैक्स की, कॉरपोरेशन कर की नई व्यवस्था जो 2 साल पहले ही बदली गई थी, इस नई व्यवस्था से सोचा जा रहा था वित्त मंत्रालय द्वारा भी और रिजर्व बैंक द्वारा भी कि भारत में जो प्राइवेट निवेश है उसमें बढ़ोतरी होगी और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। परंतु पाया यह गया, और यही इस न्यूज में भी इसी चीज पे चर्चा की गई है, पर पाया यह गया कि पिछले 2 सालों तक भी कुछ खास हमें असर नहीं दिखा है भारत की अर्थव्यवस्था पे। इसीलिए वित्त मंत्रालय के अंडर जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, जो उसके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमें इस व्यवस्था में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, ताकि इस व्यवस्था से जो सोचा गया था, जो चाहत थी, जो हम चाहते थे कि हम हासिल कर पाएं, उसको हासिल कर पाएं। ठीक है, तो इसीलिए इस पे हम चर्चा करेंगे। तो 2 ही महत्वपूर्ण विषय हैं पिछले एक सप्ताह में, मौद्रिक नीति समिति की बैठक और रियायती कर दर व्यवस्था। अब अंत में हम बात करेंगे अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न, कुछ आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। वह प्रश्न इसी लेक्चर से संबंधित होंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा नीचे गए कमेंट सेक्शन में। चलिए हम पहले विषय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला विषय, मौद्रिक नीति समिति की बैठक। देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। हमने इन्हीं 3 आर्टिकल्स पे चर्चा करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए समाचार में क्या है। देखिए, अभी हाल ही के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक की जो एक समिति है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति, उसकी बैठक हुई है और उसमें बात की गई है कि जो भारतीय मौद्रिक नीति का जो रुख है, मौद्रिक नीति रुख जो है उसे उदार ही रखने का फैसला किया गया है, निर्णय लिया गया है। देखिए, मौद्रिक नीति को तय करने के बहुत सारे कारण होते हैं। वह हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कि ये जो मौद्रिक नीति समिति है, इसने मौद्रिक नीति रुख को उदार रखने का फैसला क्यों किया है, उस पर हम अभी बाद में बात करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए ये मौद्रिक नीति समिति क्या है। देखो, जो मौद्रिक नीति होती है ना, वो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति में जो संतुलन बनाना है वो तय किया जाता है। ठीक है, उस पे निर्णय लिया जाता है। देखिए, मुद्रा की आपूर्ति बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे कार्य करती है। मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी या कटौती करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर आपने भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज करना है। ठीक है, वैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का काम दो लोगों का है।
ठीक है, एक तो भारतीय सरकार हो गई, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक हो गया। भारतीय सरकार बजट के द्वारा आपकी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और भारतीय रिजर्व बैंक आपकी मुद्रा नीति के द्वारा आपके देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले काम था मुद्रा नीति सेट करना, ठीक है, अब मौद्रिक नीति सेट करना। अब मुद्रा नीति के क्या उद्देश्य होते हैं? देखिए, मुद्रा नीति में मेन आपका काम होता है, मौद्रिक नीति में मेन आपका काम होता है मुद्रा की आपूर्ति और उसकी मांग में संतुलन बनाए रखना। मुद्रा की आपूर्ति जब आप बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, मुद्रा की जो आपूर्ति है यदि आप उसे कम कर देते हैं तो क्या होता है? देखिए, अगर भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने से अर्थव्यवस्था ज्यादा समृद्ध होती है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। परंतु इसका एक नुकसान भी होता है। अगर जरूरत से ज्यादा आप मुद्रा में बढ़ोतरी कर दें, देश में जितनी भी मुद्रा है उसमें अगर आप बढ़ोतरी कर दें तो क्या होता है, एक तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, यह बात तो सत्य है। परंतु अगर आप जरूरत से ज्यादा, अगर आप एक स्तर से ज्यादा अगर आप मुद्रा को बढ़ा दें, मुद्रा की जो आपूर्ति है उसे बढ़ा दें, तो उससे मुद्रास्फीति में भी इजाफा होता है, मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब भारतीय रिजर्व बैंक को अर्थव्यवस्था को ज्यादा समृद्ध करना है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करनी है, तब वह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, और जब उसे मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करना है, यानी कि मुद्रास्फीति को कम करना है, तब वह मुद्रा की आपूर्ति को कम कर देता है। ठीक है, अब जो मुद्रा नीति है, मौद्रिक नीति है, उसका मेन लक्ष्य ही यही है कि मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी या कटौती की जाए। मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की मांग के बीच में संतुलन बनाना ही मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अब दोबारा से सुन लो, मुद्रा आपूर्ति बढ़ा दी जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, पर मुद्रास्फीति में भी वृद्धि। अगर मुद्रास्फीति एक स्तर से ज्यादा है तब आप क्या करोगे, आप करोगे मुद्रा की आपूर्ति को कम। ठीक है, अब यह मौद्रिक नीति को मैनेज करने का सारा काम था पहले आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। फिर क्या किया गया, देखिए, पहले क्या था कि आरबीआई की आंतरिक गतिविधियों से ही यह निर्णय लिया जाता था कि मौद्रिक नीति क्या होनी चाहिए, क्या मुद्रा की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए, क्या मुद्रा की आपूर्ति कम करनी चाहिए। यह अपने आंतरिक चर्चाओं के बेसिस पे ही, आंतरिक चर्चाओं के पे ही निर्भर करता था। आरबीआई के भीतर जितने भी लोग थे वो अपने अंदर ही बैठक करके यह निर्णय ले लेते थे कि क्या मौद्रिक नीति होनी चाहिए। अब आप जानते हो कि सुशासन के, मैं एकदम से शिफ्ट कर रहा हूं, सुशासन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे मूल्य सिद्धांत हैं। उनमें से दो सिद्धांत क्या हैं, एक तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अब पहले जब मौद्रिक नीति को पे निर्णय आरबीआई खुद लेता था, तब ना तो पारदर्शिता थी ना अकाउंटेबिलिटी थी। इसीलिए सोचा यह गया कि सिर्फ आरबीआई के पास इस चीज का निर्णय ना रखा जाए कि मौद्रिक नीति क्या होनी चाहिए। तो 2016 में भारतीय सरकार ने आरबीआई एक्ट में संशोधन करके यह किया कि अब से मौद्रिक नीति आरबीआई की ही एक समिति डिसाइड करेगी, उस पर निर्णय लेगी। अब ये जो आरबीआई की समिति है, इसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति के चेयरपर्सन होंगे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, हां, उसमें 3 मेंबर होंगे आपके आरबीआई से ही और 3 मेंबर भारतीय सरकार चुन के भेजेगी। ठीक है, इससे हो क्या रहा है, पहले सारा दारोमदार मौद्रिक नीति का सारा दारोमदार आरबीआई के ऊपर था, पर अब इसमें भारतीय सरकार का भी योगदान है। ऊपर से मौद्रिक नीति समिति में जो कुछ भी जिन जिन चीजों पे चर्चा हो रही है, वह सारी चीजें जनता के सामने रख दी जाती हैं। तो इससे पारदर्शिता को बल मिलता है। साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी स्थापित की जाती है। वो है कैसे,
देखिए, मौद्रिक नीति समिति जो है उस पे ये मैंडेट है कि उसने मुद्रास्फीति की दर को 2% से 6% के बीच ही रखना है। यदि मुद्रास्फीति की दर 6% से अधिक हो जाती है तो मौद्रिक नीति समिति से प्रश्न किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको नियंत्रित करने के लिए वे क्या कर रहे हैं। यदि मुद्रास्फीति की दर 2% से कम हो जाती है तब भी उनसे प्रश्न किया जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी यहां हो गई। प्लस मुद्रा समिति की बैठक में जिन जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, सभी मुद्दों पे चर्चा जो भी हो रही है, सारी चर्चाएं जनता के सामने रख दी जाती हैं। तो पारदर्शिता का भी ख्याल रखा जा रहा है इससे। अब मौद्रिक नीति समिति पे मैंडेट है कि उसने मुद्रास्फीति की दर यहीं रखनी है। साथ ही साथ मौद्रिक नीति समिति का यह भी उद्देश्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो। अब मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति के तहत इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करती है। यानी कि मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति को इस तरह से सेट करती है ताकि जो मुद्रास्फीति की दर है वो भी नियंत्रित रहे, साथ ही साथ सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हो। तो ग्रोथ और आपकी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, दोनों पे नियंत्रण रखा जाता है। जब भी कभी मुद्रास्फीति एक स्तर से ज्यादा हो जाती है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को कम किया जाता है। ठीक है। और जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आपका लक्ष्य होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, अब आपका मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जाए, अर्थव्यवस्था को और समृद्ध बनाया जाए। उस समय जो मौद्रिक नीति है उसमें मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। देखिए, जब पैसा ज्यादा होगा, मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होगी, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर होगी। ठीक है। और हां, जब भी कभी मुद्रास्फीति ज्यादा होगी, मुद्रास्फीति ज्यादा कब होती है? जब आपके देश में मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। आपकी अर्थव्यवस्था में कुल मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मांग पे नियंत्रण रखने के लिए आप मुद्रा की ही आपूर्ति कम कर देते हैं। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मौद्रिक नीति समिति है इसके बहुत सारे रुख होते हैं। 3 मुख्य रुख हैं इसके। एक इसका उदार रुख होता है, जब मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं उदार मौद्रिक नीति या उदार मौद्रिक नीति रुख। फिर एक होता है आपका तटस्थ मौद्रिक नीति रुख, जो होता है आपका न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। उस समय आप मुद्रा की आपूर्ति को लगभग सेम ही रखते हो। ठीक है। और जब आपको मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करना होता है तब आप क्या करते हो? तब आप मौद्रिक नीति दुर्लभ कर लेते हो, दुर्लभ मौद्रिक नीति रुख। तो जो मौद्रिक नीति समिति है इसके सामने 3 विकल्प हैं और ये तीनों विकल्प में से ये कोई भी एक विकल्प का चुनाव कर लेता है। किस मुद्दे पे, किस बेसिस पे, किस आधार पे? आधार होता है भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति। इन्हीं दोनों चीजों पे नियंत्रण करने के लिए ही मुद्रास्फीति के इन तीनों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव होता है, इन्हीं 2 उद्देश्यों के आधार पे। ठीक है। पर अब जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके सामने एक द्वंद्व की सिचुएशन आ चुकी है, इसके सामने एक मुश्किल घड़ी आ चुकी है। देखिए, अभी क्या है, अभी जो आपकी जो आर्थिक सामर्थ्य है वह ठीक नहीं है। अभी आपका सकल घरेलू उत्पाद उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जब आप कह सकें कि हम महामारी से पहले की सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं। महामारी से पहले जो हमारा स्तर था, हमारी अर्थव्यवस्था का स्तर था, वहां तक हम पहुंच चुके हैं या उससे ऊपर जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था का स्तर अभी भी डामाडोल है, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। ठीक है। तो इसे स्थिर करना, स्थायी करना और आपके जो अर्थव्यवस्था है उसे और समृद्ध बनाने के लिए अभी आरबीआई को या मौद्रिक समिति को क्या करना चाहिए? मौद्रिक नीति समिति को क्या करना चाहिए? जो आपकी मुद्रा की आपूर्ति है उसे बढ़ाना चाहिए। तो यदि उद्देश्य केवल भारत की अर्थव्यवस्था है, उसकी बढ़ोतरी है, उसकी वृद्धि है, तो आपको मुद्रा की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए। पर पिछले 2 महीनों से क्या हो रहा है? पिछले 2 महीनों से क्या चल रहा है? पिछले 2 महीनों से मुद्रास्फीति की दर 6% के आंकड़े को पार कर चुकी है और मौद्रिक नीति समिति का तो यह मैंडेट है कि इससे ज्यादा नहीं होने देना है।
तो अगर इस 6% से कम करना है मुद्रा की आपूर्ति को, मुद्रास्फीति को, अगर आपने 6% से कम करना है मुद्रास्फीति को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुद्रा की आपूर्ति को कम करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना, भारतीय रिजर्व बैंक के सामने क्या दो विकल्प हैं। यदि वह मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है, पर साथ साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। और यदि वह मुद्रास्फीति के पीछे भागता है तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। आगे कुआं पीछे खाई, यह सामने आ जाता है। अब इस समय भारत की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने क्या निर्णय लिया है अपनी बैठक में? बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के आने वाले कुछ दिन कैसे होंगे यह समझ आ जाना था। इस बैठक में निर्णय यह लिया गया, भारत के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो उदार मौद्रिक नीति रुख है उसे हम कायम रखेंगे। उदार मौद्रिक नीति रुख हम कायम रखेंगे क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर पथ पर नहीं है। अभी भी अर्थव्यवस्था डामाडोल है, चरमरा सी रही है। इसलिए सही कदम अगर नहीं उठाए गए तो भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा सकती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था उठाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए हम उदार नीति को ही अपना रहे हैं, उदार मौद्रिक नीति रुख अपना रहे हैं। किंतु हम यह भी जानते हैं कि मुद्रास्फीति की दर जरूरत से ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए। वैसे भी हमसे तो भारत सरकार ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर पिछले 2 माह में मुद्रास्फीति की दर 6% का बैरियर क्रॉस कर गई है। इसीलिए मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करना भी हमारा उद्देश्य है। इसीलिए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि हम उदार रख रहे हैं अपनी मौद्रिक नीति रुख, हम अपना मौद्रिक नीति रुख उदार ही रख रहे हैं, पर उसकी उदारता में कटौती करेंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए हम रुख तो उदार रख रहे हैं, पर उदारता में कटौती लेके आएंगे। अब वह कैसे लेके आ रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। देखिए, आप जानते हो कि जब भी मौद्रिक नीति उदार होती है तो उस समय रेपो की दर कम रखी जाती है ना। मार्केट में जो ब्याज दरें होती हैं उन्हें कम रखा जाता है, तभी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है। उदार मौद्रिक नीति रुख का मतलब ही यही है ना कि मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी की जाए, वृद्धि की जाए, है ना। तो उदार मौद्रिक नीति रुख तो अपना रहे हैं, उसके लिए हमने जो रेपो के दर हैं उसे कम ही रखा हुआ है। तो रेपो के दर में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, रिवर्स रेपो के दर में भी कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। पर हमने आपसे एक वादा किया था, और वो वादा था कि उदार तो हम रख रहे हैं रुख, पर उदारता में कटौती लेके आएंगे। तो उदार रुख रखने का मतलब है कि रेपो दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, वृद्धि नहीं की जाएगी, ना ही रिवर्स रेपो दर में कोई वृद्धि की जाएगी। पर उदारता कम करने के लिए हम एक नई फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, नया विकल्प लेके आ रहे हैं। उस विकल्प का नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यानी कि स्थायी जमा सुविधा। स्थायी जमा सुविधा का जो दर होगा वह रिवर्स रेपो से ज्यादा होगा। तो रेपो दर वही रखा है, अपरिवर्तित रखा है, रिवर्स रेपो दर अपरिवर्तित रखा है, किंतु स्थायी जमा सुविधा की फैसिलिटी को खोल दिया गया है, और स्थायी जमा सुविधा का जो दर है वह रिवर्स रेपो से ज्यादा है। अब आपको पता होना चाहिए रेपो दर क्या होता है। जब भी बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है तो वह आरबीआई से उस पैसे को ले सकते हैं ऋण के तौर पे, और उस ऋण पे जो ब्याज दर होगा उसे हम रेपो दर कहेंगे। जब भी कभी बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, इतना पैसा कि वो संभाल ना सके, तो आरबीआई उन्हें एक फैसिलिटी देता है, और वो फैसिलिटी क्या है कि आरबीआई उन्हें कह देता है कि आप ये पैसा मुझे दे दो, ऋण के तौर पे दे दो, और उस ऋण पे आरबीआई मैं आपको ब्याज दर दूंगा। उस ब्याज दर को रिवर्स रेपो कहते हैं। तो जो रेपो दर है वह होता है आरबीआई जब ऋण दे रहा है बैंकों को, जब भी बैंकों को शॉर्टेज है, पैसे की कमी है, और रिवर्स रेपो होता है जब पैसे की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है बैंकों के पास, बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रखना चाहते हैं, तो जिस दर पे वो आरबीआई को ऋण दे रहे हैं उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। अब जो रेपो दर है वो 4% चल रहा है, रिवर्स रेपो दर 3.35% चल रहा है। ठीक है, तो ना इसमें वृद्धि की गई है
ना इसमें वृद्धि की गई है, दोनों अपरिवर्तित रखे गए हैं। इसका मतलब उदार रुख को कायम रखा हुआ है। पर उदारता कम करने के लिए आपने स्थायी जमा सुविधा रखी है। स्थायी जमा सुविधा का मतलब भी रिवर्स रेपो ही है। बैंकों के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो वो आरबीआई को ऋण दे सकते हैं, आरबीआई को पैसा दे सकते हैं ऋण के तौर पे। आरबीआई उन्हें ब्याज दर देगा और वह ब्याज दर होगी 3.75%। 3.75%, 3.35% से ज्यादा है। इसीलिए ज्यादातर बैंक क्या करेंगे, स्थायी जमा सुविधा का सहारा लेंगे। ठीक है, और इससे जो पूरी आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो एक्स्ट्रा मुद्रा है, एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, उसे खींच लिया जाएगा। क्योंकि ये जो बैंक हैं इनके पास मुद्रा की बहुत ज्यादा आपूर्ति हो चुकी है, मुद्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ी है। तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा है, मुद्रा की आपूर्ति कम करनी है। यही तो मतलब है उदारता का रुख कम करना है। तो वह जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे खींचना चाहता है ताकि मुद्रा की आपूर्ति पूरे देश में कम हो जाए, तो बैंकों से खींचेगा। उसके लिए उसने स्थायी जमा सुविधा दी है जिसकी ब्याज दर 3.75% होगी। ठीक है, तो रेपो दर अपरिवर्तित रखी है, रिवर्स रेपो अपरिवर्तित रखी है। इससे उदारता कायम रखी है, इससे उदार रखा है, उदारता कायम नहीं रखी है। मैं कहूंगा कि उदार रुख कायम रखा है, पर उदारता में कटौती की गई है और उस उदारता में कटौती के लिए आपने सहारा लिया है स्थायी जमा सुविधा का। ठीक है, तो ये मेजर घोषणाएं थी, ये मुख्य घोषणा थी इस बैठक की। पर इस बैठक में और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और बहुत सारी चीजों पर चर्चा की गई है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था इस पूरे साल में कैसी रहेगी, उस पर कुछ चर्चा की गई थी, उस पर कुछ घोषणा की गई थी। उन घोषणाओं के बारे में भी देख लेते हैं। अनुकूल रुख की निरंतरता। ठीक है, इसने यह सुनिश्चित करने का, ये अपना अनुकूल या उदार रुख, उदार रुख की निरंतरता, उदार रुख को अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, एमपीसी ने सर्वसम्मति के से आवास की वापसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुकूल बने रहने के लिए यानी कि उदार रुख करा है। उच्च मुद्रास्फीति, धीमी वृद्धि। अब आरबीआई की यह प्रिडिक्शन है, वह इस चीज का अनुमान लगा रहे हैं कि इस पूरे साल में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पे रहेगी और जो भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि है वह धीमी रहेगी। तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि में धीमी रहेगी, अर्थव्यवस्था की जो पेस है, और मुद्रास्फीति ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति मौजूद रहेगी पूरे साल। यह आरबीआई की घोषणा रही है अपनी ही समिति के द्वारा, जिस समिति का नाम है मौद्रिक नीति समिति। ठीक है जी, बैठक के प्रमुख मुद्दे आप देख लीजिएगा। शक्तिकांत दास जी ने कुछ कहे हैं बातें, वह भी आप देख लीजिएगा। शक्तिकांत दास जी ने इस बैठक के बाद शक्तिकांत दास जी चेयरमैन हैं मौद्रिक नीति समिति के, उन्होंने इस बैठक के बाद कुछ घोषणाएं की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें कही थी, वह बातें मैंने आपके सामने ही आपके समक्ष रख दी हैं। यह बातें, उनकी यही शब्दावली अगर आप अपने मुख्य प्रश्नों के उत्तर में उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, इनकी जो शब्दावली होती है ना, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इनकी जो शब्दावली होती है, यही शब्दावली अगर आप अपने उत्तरों में इसका प्रयोग करें तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। इसीलिए यही शब्दावली इन्होंने क्या कहा है वह मैंने वर्ड टू वर्ड आपके समक्ष रख दिया, आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एसडीएफ के बारे में यानी कि स्थायी जमा सुविधा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगी, वह आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी तरफ आते हैं, दूसरे मुद्दे पे आते हैं जिसका नाम है रियायती कर दर, कंसेशनल टैक्स रेट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, भारत में जितने भी उद्योगपति हैं उनका उद्योग अच्छा चले, यही भारत की अर्थव्यवस्था की नीति रहती है। ठीक है, भारतीय सरकार यही चाहती है कि जितने भी उद्योगपति हैं देश में सब अच्छा करें, है ना। और आप ये भी जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए निवेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब निवेश के दो रास्ते हैं, एक तो सरकारी निवेश हो गया जो भारत सरकार निवेश करती है जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है।
एक प्राइवेट निवेश भी होता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो आपका सरकारी निवेश है उसके लिए तो बहुत सारे हथकंडे हैं भारतीय सरकार के पास, जिसके द्वारा वह निवेश की दर को बढ़ा देती है और अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि करवाती है। पर भारत सरकार का यह भी उद्देश्य है कि प्राइवेट निवेश को भी बढ़ोतरी मिले, बिकॉज क्योंकि भारत की जो सरकार है उसके पास जो पैसा है, उसके पास जो रुपया है वो एक स्तर तक ही है ना, एक लेवल तक ही है उसके पास पैसा। उसके पास अनगिनत पैसा तो नहीं है निवेश करने के लिए। तो वह चाहता है कि भारत में निवेश की दर लगातार बढ़ती जाए। अगर भारत में निवेश की दर बढ़ती जाएगी तो उससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ती जाएगी, अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। इसीलिए भारत प्राइवेट निवेश और सरकारी निवेश दोनों की तरफ ध्यान देता है। अब सरकारी निवेश बढ़ाने का एक तरीका है जो बहुत सारे देश उसका उपयोग करते हैं। देखो, जितने भी उद्योगपति हैं उन पे कॉरपोरेशन कर लगाया जाता है, कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है। अब देखो, किसी देश में अगर कॉरपोरेट आय कर अगर बहुत ज्यादा है तो वह जो कंपनी है, वह किसी देश में कॉरपोरेट आयकर अगर ज्यादा है तो उस देश के जितने भी उद्योगपति हैं वह ज्यादा पैसे की बचत नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो कर में चला जाता है, टैक्स में चला जाता है। ठीक है, अब अगर उनकी बचत नहीं होगी तो वह आगे निवेश नहीं कर सकते, है ना। बचत से ही निवेश होता है। हम जितनी भी बचत करते हैं, हम कुछ जितनी भी बचत करते हैं उसी बचत से ही निवेश के लिए पैसा निकालते हैं। तो जितने भी ये उद्योगपति हैं, ये जितनी ज्यादा बचत करेंगे उतना ही ज्यादा इनके पास पैसा होगा निवेश के लिए। अब इनकी बचत को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार के पास एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि कॉरपोरेट आयकर को कम कर दिया जाए। जैसे ही आप उन पे टैक्स कम कर दोगे उससे उनके पैसे की बचत बढ़ेगी। जब उनके पैसे की बचत बढ़ेगी उसी पैसे को वो इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे उसका निवेश में, और भारत में प्राइवेट निवेश बढ़ने लग जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2019 सितंबर 2019 में एक नई कॉरपोरेशन कर की आयकर की व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसको लॉन्च किया गया। अब वो नई व्यवस्था क्या थी आपको पता होना चाहिए, बस वही पता होना चाहिए। उस नई व्यवस्था के तहत कहा गया था कि जो अभी कॉरपोरेशन है, कंपनियां हैं जो अभी चल रही हैं, उन पे अभी कॉरपोरेट आयकर चल रही है 30% की, तो हम उसे 30% से कम करके 25% करने को तैयार हैं। 2019 के सितंबर में यह निर्णय लिया गया कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी हमारे उद्योगपति हैं, उनको जो कॉरपोरेट आयकर देना होता है वह 30% होता है। 30% से हम 25% करने को तैयार हैं। और जितने भी नए उद्योगपति हैं जो अभी अभी एस्टैब्लिश हुए हैं उनको 25% कर देना होता है। भारत सरकार ने ये डिफरेंस रखा था। जो पहले से उद्योगपति चल रहे हैं और जिनके उद्योग चल रहे हैं उन पे 30% कर था, और जो नए थे उन पे 25% था। भारत सरकार ने 2019 में निर्णय लिया कि नए उद्योगपतियों के लिए हम 25 से 15% करने को तैयार हैं। बस एक शर्त है, जो भी उद्योगपति ये नई व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहेंगे उन्हें पुरानी व्यवस्था के जितने भी सहूलतें थी सबको खत्म करना पड़ेगा, सब छोड़नी पड़ेंगी। यानी कि जितने भी उद्योगपति थे जो पुरानी कर व्यवस्था में थे, जो 30% के कर व्यवस्था में थे, उन्हें बहुत सारी एग्जेम्पशंस की भी सहायता मिलती थी, रिबेट की सहायता मिलती थी। तो अगर आप 25% के व्यवस्था में आना चाहते हैं तो ये एग्जेम्पशंस, ये जो रिबेट्स आपको मिलती थी, इन्हें भी त्यागना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप पुरानी व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो आपको एग्जेम्पशन रिबेट्स का फायदा मिलेगा, उनका लाभ मिलेगा। पर अगर आप नई व्यवस्था में आना चाहते हैं, यानी कि पुराने उद्योगपति 25% में आ जाएं और नए उद्योगपति 15% आयकर में आ जाएं, तो आपको एग्जेम्पशन रिबेट्स खत्म करनी पड़ेंगी। अब इससे भारतीय सरकार ने सोचा क्या था? भारतीय सरकार ने सोचा था अगर हम आय कर में कटौती करेंगे तो बचत ज्यादा होगी, कॉरपोरेट बचत ज्यादा होगी, और जब कॉरपोरेट बचत ज्यादा होगी तब कॉरपोरेट निवेश भी बढ़ेगा, भारत में प्राइवेट निवेश में वृद्धि होगी और भारत की अर्थव्यवस्था
और आगे बढ़ेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषणा हुई है कि यह जो हम व्यवस्था लेके आए थे, इसने वो आयाम नहीं अचीव किए हैं, इसने वो आयाम नहीं पाए हैं जो हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि प्राइवेट निवेश में वृद्धि होगी क्योंकि अब कॉर्पोरेट बचत ज्यादा हो जाएगी। पर ज्यादातर उद्योगपति अभी भी पुरानी व्यवस्था का ही हिस्सा बनना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, वित्त मंत्रालय कहता है कि पता नहीं क्यों नई व्यवस्था उन्हें इतना आकर्षित नहीं कर रही है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसी वजह से वित्त मंत्रालय, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी यह माना, आरबीआई ने यह माना, और वित्त मंत्रालय के जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उनके सेक्रेटरी ने भी यह माना कि हमें इस नई व्यवस्था में भी कुछ और बदलाव करने की जरूरत है ताकि यह नई व्यवस्था उद्योगपतियों को आकर्षित करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति नई व्यवस्था का चुनाव करें। उद्योगपति अभी भी पुरानी व्यवस्था में ही रहना चाहते हैं। कुछ ही प्रतिशत उद्योगपति नई व्यवस्था का हिस्सा बने हैं, बाकी अभी भी जितने भी ज्यादातर उद्योगपति हैं वह पुरानी व्यवस्था का ही हिस्सा बनना चाहते हैं। जरूर कुछ ना कुछ कमी तो होगी नई व्यवस्था में, इसका मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह तीनों विभागों ने माना है। वित्त मंत्रालय ने माना है, आरबीआई ने माना है, वित्त मंत्रालय के कई विभागों ने यह बात मानी है। ठीक है, बस यही बात है। तो अभी आपको पता होना चाहिए, यहां आपको जो भी नोट्स मिलेंगे उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि नई व्यवस्था क्या थी, पुरानी व्यवस्था क्या थी, और यह जो नई व्यवस्था आई है ये वो आयाम नहीं छू पाई है जिन आयाम की कल्पना की गई थी। जो इसके लक्ष्य थे वह लक्ष्य ये नहीं प्राप्त कर पाई है। इस नई व्यवस्था के कुछ उद्देश्य थे, कुछ लक्ष्य थे, वह उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। जरूर इस नई व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमी है, उसका मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यह माना गया है। अब आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है पुरानी व्यवस्था क्या थी, नई व्यवस्था क्या थी, बस। मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है आपको कारण पता होने चाहिए कि क्या कारण है कि पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था में ये उद्योगपति नहीं जा रहे हैं, और इसके क्या क्या एविडेंस हैं कि नई व्यवस्था नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे इस हफ्ते के, इस सप्ताह के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं जिनके उत्तर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में दो, तो वो प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास के लिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि अधिक अनुकूल, अकोमोडेटिव, अनुकूल उदार मौद्रिक नीति के रुख की ओर संकेत है। ठीक है, जब आप रिवर्स रेपो दर को बढ़ाते हैं तो आप ज्यादा उदार रुख इख्तियार करते हैं। ठीक है, स्थायी जमा सुविधा वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता को अवशोषित करता है। कथन नंबर 3, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वह उपकरण है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है। अब इन तीनों कथनों में से आपने बताना है कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या केवल 3। प्रश्न नंबर 2, सितंबर 2019 में शुरू की गई नई रियायती कॉर्पोरेट कर व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई नवनिर्माण कंपनियां कुछ अनुमत छूटों, अलाउड एग्जेम्पशंस के साथ 15% के कॉर्पोरेट कर दर का विकल्प चुन सकती हैं। यानी कि नई व्यवस्था में अगर नवीन कंपनियां अगर आ जाए नई व्यवस्था के अंतर्गत तो उन्हें एग्जेम्पशंस का फायदा भी मिलेगा, यह मतलब है। मौजूदा फर्मों के 22% के कॉर्पोरेट कर दर का चयन करने की अनुमति है। पुरानी व्यवस्था के तहत मौजूदा फर्मों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 25% थी। इन तीनों कथनों में से आपने बताना है कौन सा कथन गलत है। यहां याद रखिए, सही पूछा था पिछले में, इसमें गलत कौन सा है। केवल 1 और 2 गलत है, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स की जो पूरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है आप वो समस्या हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, धन्यवाद।